बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शेर अली खालती और मैं BBC उर्दू और द न्यूज़ के लिए काम करता हूँ। आज मैंने कुछ दोस्तों के कहने पर और बल्कि कुछ इलाके के हालात को देखते हुए, ख़ास तौर पर कच्चा पंजाब और कच्चा सिंध में देखते हुए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपने वीलॉग करूँ। और कच्चे के इन दोनों इलाकों में, चाहे वो सिंध हो चाहे वो पंजाब हो, हर साल मार्च के या अप्रैल में ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ये क्या वजह है कि हर साल ऑपरेशन शुरू होता है और उस ऑपरेशन की वजह से डाकू कभी कम नहीं हुए बल्कि बहुत मजबूत हुए हैं। और ये रियासत क्या कर रही है, इन सवालों के जवाबात भी आपको दूंगा। लेकिन इस वक्त जो मेरा इनिशियल व्लॉग है वो सिर्फ इस बात के है कि पिछले 5 सालों में क्या गंद हुआ और अगले आने वाले 5 सालों में कच्चे के इलाकों में क्या गंद होने जा रहा है, तो हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, रियासत के पास क्या ऑप्शन है। और अगर होम डिपार्टमेंट ने, जैसा कि रिसेंटली अनाउंस किया है, मेरी मैंगल साहब से मुलाकात हुई थी, नूरुल अमीन मैंगल साहब जो कि होम सेक्रेटरी पंजाब हैं, उन्होंने फ़ैसला किया है कि जो राजनपुर कच्चे के इलाके हैं वो हवाले किए जाएंगे। अमन व अमान की वजह से, अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल को देखते हुए रहीम यार ख़ान के हवाले किए जाएंगे और वो पुलिस को देखेगी। और मैंने उन्हें कहा कि जनाब ये आपका अच्छा फ़ैसला है, आवाम भी यही चाहती है, लेकिन अगर कोई बंदा जो कि राजनपुर में कोई क्रिमिनल अगर आप पकड़ते हैं, हदूद में, कच्चे के हदूद में पकड़ते हैं, अगर उनका ट्रायल राजनपुर में होता है तो पुलिस ऑफिसर अपनी जान पे खेल के राजनपुर नहीं जाएगा। उनका अदालती ट्रायल रहीम यार ख़ान ज़िले में होना चाहिए, सादिकाबाद की अदालतों में होना चाहिए, ताकि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो उन्होंने इस बात को माना और कहा जी बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, हम ऐसा ही कर रहे हैं। और अब हम रेवेन्यू और जितने भी अदालती मामलात हैं या अमन व अमान के हवाले से जितने भी मामलात हैं, हम राजनपुर कच्चे के इलाके जिनमें सोनमियानी है, जिनमें बंगला इच्छा है, जिनमें दरिया के इस पार शुमाली तरफ वाले जितने भी इलाके हैं, ये सारे रहीम यार ख़ान के हवाले कर दिए जाएंगे। ये एक इस पे मिली जुली राय तो है लोगों की। मसलन जो आवाम है, जो लोग हैं, वो कहते हैं कि ये रहीम यार ख़ान को मिलने चाहिए, क्योंकि बीच में दरिया पड़ता है और जो राजनपुर पुलिस है वो वहाँ पहुँच नहीं सकती उन दरिया के इलाकों में, जबकि रहीम यार ख़ान की पुलिस विद इन फ्यू मिनट्स, जिसको हम 20 मिनट कह दें, जिसको हम 35 मिनट कहें, जिनको हम 45 मिनट कहें, वो पहुंच जाती है अगर कोई वाक़या होता है। लेकिन अगर वो बदस्तूर राजनपुर के ही इलाकों में रहते हैं तो इसका नुकसान ये होता है कि राजनपुर पुलिस को, राजनपुर के DPO को सिंध से आना पड़ता है दरिया क्रॉस करके। तो ये यहाँ तक जो चीज़ें हैं समझ आने वाली हैं, जो लोग कहते हैं कि जनाब ये इलाके रहीम यार ख़ान के हवाले किए जाएं। हाँ, लेकिन मसला है इसमें, एक मसला ये है कि हमारे सरदार साहिबान हैं कुछ, मेरा उनसे भी अच्छा ताल्लुक़ है, वो चाहते हैं कि जनाब ये इलाके रहीम यार ख़ान में जाने नहीं चाहते हैं। उनसे भी पूछा कि जनाब आपको क्या एतराज़ है। एक तो वो कहते हैं कि रहीम यार ख़ान की जो पुलिस है हमारे इलाके में रहने वाले लोगों को, कल्चर को नहीं समझती, वो खामखा लोगों को उठाना शुरू कर देगी, क्योंकि राजनपुर के इन कच्चे के इलाकों में चाहे वो शरीफ आदमी हो या बदमाश हो, कोई भी हो, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको फ़ोन डाकुओं की तरफ से ना आए हो भत्ते के लिए, उसको भी जासूस समझते हुए पुलिस उठा लेगी। दूसरा, हमारे कल्चर को नुकसान पहुंचेगा। ये बातें, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, चूँकि मैं एक मेन स्टेक होल्डर हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि उनको लगता है कि ये जो इलाके का वोटर है वो तो रहीम यार ख़ान चला जाएगा, शायद हमें वो वोट ना मिल पाए। इनके ख्याल में, ये जहन में बातें हो सकती हैं, लेकिन मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर वहाँ उन इलाकों में रहीम यार ख़ान में मखदूम अहमद महमूद साहब रह रहे हैं, उनको भी वोट पड़ जाता है, और अगर राइस नबील हैं, यंग नौजवान हैं, और अगर उनको भी वोट पड़ जाता है तो इनको भी मिल सकता है। ये यहाँ पर अपनी कंस्टिट्यूंसी कायम कर सकते हैं, बजाय राजनपुर जाने के वो रहीम यार ख़ान की
ब्यूरोक्रेसी हो, वहाँ पुलिस हो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, अगर उनसे अगर ये अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दें तो मेरे ख्याल में उनके दिल जीते जा सकते हैं और इस दरीना मसले को हल किया जा सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर थोड़ा सा अंदाज़ा या कर लें, थोड़ा सा ऑपरेशन हम भी कर लें, पुलिस तो हर साल करती है, एज ए जर्नलिस्ट सहाफ़ी के तौर पर अगर मैं भी इस मामले में ऑपरेशन करना चाहूँ तो कितना कोई फ़ायदा हुआ ऑपरेशन से। कब 2002 से अब तक कभी 17-18 के करीब ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन कोई पुलिस को खातिर खाह कामयाबी नहीं मिली, बल्कि 2016 के सिर्फ एक ऑपरेशन में छोटू गैंग गिरफ़्तार हुए, उन्होंने सरेंडर किया 13 लोगों ने, तो वो अभी तक जेल में हैं। मुझे जब मेरी बात हुई आईजी जेल से तो मैंने पूछा, आईजी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत कॉम्पिटेंट इंसान है, मैंने कहा जी वो छोटू गैंग के हालात पता हैं, जेल में पड़े हुए हैं। वो कहते हैं जी जेल में हैं, लेकिन वो इतने गंदे सूरत हाल में थे कच्चे के इलाकों में जंगल में रहते हुए, कहते यहाँ अगर उनको बुखार आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, सिर्फ पैनाडोल की एक गोली देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। उन जंगलों में, उन इलाकों में इनका मयार ज़िंदगी बदतर था, यहाँ जेल में आकर उनका मयार ज़िंदगी बेहतर हुआ है, उनकी सेहत काफ़ी हद तक बेहतर हुई है। तो वो कहते हैं कि जनाब वहाँ के इलाके के लोगों का रहन सहन भी वैसा ही है। अब ये जो डाकू आज फन्ने खां बने होते हैं, ये सिर्फ अपने ही इलाके तक महदूद हैं, मरना ज़िंदगी नहीं है। अगर किसी ने मरना है तो किसी काज के लिए मरे, किसी जज्बे, किसी जुनून के तहत मरे, या अगर उसने मरना है तो इंसानियत की भलाई के लिए जीना चाहिए, हर हाल में जीना चाहिए। जीना इस वक्त बहुत बड़ा जिहाद है उन इलाकों में रहकर। भाई आप तो एक मखसूस जजीरे में कैद हैं, आपने बाहर की दुनिया ही नहीं देखी। मैं भी उस इलाके का रहने वाला हूँ। मुझे याद पड़ता है जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, सरदार रियाज मज़ारी के बाग में से गुज़र के जा रहा होता था तो कुछ डकैत जो हैं इस पे क्या कहेंगे, मोटरसाइकिलों पे रहीम यार खान से लोगों को अगवा करके आ रहे होते थे। तो वो मुझे कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट था, मेरे पास कोई पैसे भी नहीं होते थे, वैसे भी मैं गरीब आदमी हूँ उस इलाके में। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं अखबार में आ गया हूँ, थोड़ी बहुत ही तनख्वाह ज़रूर मिल जाती है, लेकिन मेरा दिल धड़कता है, मेरा दिल रोता है कि उस इलाके के हालात ठीक होने चाहिए। क्यों हमें लेबल लगे कि जी वहाँ पर दहशतगर्द हैं, क्यों हमें लेबल लगे कि वहाँ पर डकैत रहते हैं। तो अब ये रियासत के सोचने वाले काम है ना। हाँ, रियासत ने एक और काम किया है जो कि मैं समझता हूँ कि रियासत के मैं जितने भी बड़े मेन स्टेक होल्डर्स में से मैं बता दूँ, जब आईजी थे आरिफ नवाज़ साहब, मेरी उनसे मुलाकात हुई, और एक गनी साहब थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो भी आईजी थे। आमिर जुल्फ़कार साहब आईजी थे, वो भी, इनसे भी मेरी मुलाकात हुई। और अब जो आईजी हैं इनसे भी मेरी 2 मुलाकातें हो गई हैं। तो कच्चे के जो सलूशन है वो नहीं दे पाए मुझे। हाँ, पुलिस की एक स्ट्रेटजी ज़रूर है कि डाकुओं के गिरोहों को आपस में लड़ाया जाए ताकि इस तरह से ख़ात्मा हो सकता है। लेकिन मैंने एक एडिशनल आईजी से बात की, मैंने कहा जनाब क्या ये इसका हल है? उन्होंने कहा एक मॉन्स्टर अगर दूसरे मॉन्स्टर को मरेगा तो वो जो बच जाने वाला मॉन्स्टर होगा उससे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो ये कच्चे के हालात इस तरह से ठीक होने वाले नहीं हैं। तो जनाब इस पे फिर किस तरह हो के ये हालात ठीक हो सकते हैं, ये मैंने होम डिपार्टमेंट में डिस्कशन की। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, हम स्कूल बनाने जा रहे हैं, कॉलेजेस बनाने जा रहे हैं, और रोड नेटवर्क को मजबूत करने जा रहे हैं ताकि उन इलाके के लोगों की एक्सेस हो फैसिलिटीज़ तक। ये भी हल नहीं है, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाना है, ठीक है वो पढ़ाने भी, लेकिन इन लोगों की एक्सेस है बहुत सी चीज़ों तक, लेकिन ये है कि अपने अंदर किबला ठीक करने की ज़रूरत भी है। वो पुलिस वाले जिनकी ज़मीनें वहाँ काश्त हुई हैं उनको भी अकाउंटेबल ठहराएं। और ये जो मैं आपको मोबाइल दिखा रहा हूँ, मेरे पास पूरे जो रेंज है डीजी खान की, उसमें मेरे पास एक एक चीज़ है कि किस पुलिस ऑफिसर ने वहाँ कितनी ज़मीन ली हुई है और कितनी वह ज़मीन पे काश्त करता है, और रहीम यार खान के इलाकों में जो SHOs हैं उनकी ज़मीनें वहाँ कितनी हैं,
اور ان को पैसा कितना आता है ये अगले वीलॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा किस SHO कौन से थाने का कौन सा SHO कितना ताकतवर है, क्या भोंग का जो SHO है वो इतना ताकतवर है, ये भी बताऊंगा। फिर आपको कोट सब्जल थाने की भी डिटेल बताऊंगा कि वहाँ का जो थानेदार है वो क्या करता है, ये मैं ज़रूर आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। ये बातें बहुत सी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। मैंने एक ख़बर की थी BBC के लिए, तो मुझे KPK से एक DIG साहब की कॉल आई थी। कहते शेर अली खालती साहब आप को अभी नाम नहीं बताता, अभी नाम सीगे राज में ही रखता हूँ। तो जनाब मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, उनका ये कहना था कि मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप BBC के लिए या दी न्यूज़ के लिए जो भी स्टोरीज़ करते हैं और ऐसे ऐसे एंगल ढूंढ के लाते हैं। कहते हैं जब मैं रहीम यार ख़ान DPO था तो मैं अपने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में डिस्कस करता था कि यार बेशक रिपोर्टिंग हमारे ख़िलाफ़ हुई है, लेकिन ये जो एंगल हैं हमसे मिस क्यों हो गए। फिर हम उन्हीं एंगल्स पे काम करते थे और हमें कामयाबी मिलती थी, ये उनका कहना था। आजकल वो DIG लाहौर हैं, उनसे भी मेरी डिस्कशन मुलाकात है, अब दोस्ती है। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को चाहिए कि इस मुल्क के लिए, इस स्टेट के लिए, इस कौम के लिए कुछ काम करें, ना कि क्रिमिनल्स को आपस में लड़ाया जाए और अपने इंटरेस्ट सेव किए जाएं, बल्कि आगे मैं जो हकीकतें आपको बताने जा रहा हूं कि किस को कहां से कितने पैसे मिलते हैं, बाकायदा सबूतों के साथ, कौन स्मगलर्स के साथ मिला हुआ है, कौन डाकुओं के साथ मिला हुआ है, किस को पैसा कहां से आता है, ये अगले वीलॉग में बताऊंगा। जी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।